स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th की मैथ और उसके लिए इस समय आपकी बुक ये पढ़ाई जा रही है। अब देख लीजिएगा, इसको राजीव प्रकाशन की बुक है और उत्तर प्रदेश राज्य हेतु इसको इस समय पढ़ाया जा रहा है। यदि आपके विद्यालय में मनोहरे की बुक चलती होगी तो आपको इसी चैनल पर वो उसका वीडियो भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1.1, ठीक है। अभ्यास 1.1 शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं दी गई हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया गया 140, 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो करते हैं, देखिएगा 140 को अगर हम निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड तो हो जाएगा। देखिए, अगर लास्ट में आपको जीरो दिख रहा है ना, अगर आपको जीरो दिख रहा है तो सबसे पहले आप 2 से काट दो, क्योंकि अगर लास्ट में जीरो होता है तो आप 2 से उसको काट सकते हैं। 2 से काटते हैं तो 2 सते 14 और जीरो लगा दिए 70, यानी कि 70 आ गया पहली बार काटने पर। आगे करते हैं तो आ जाएगा 35। आपको 2 से डिवाइड ही तो करना था तो 35 आ जाएगा। अब इसको अगर हम देख 2 से काटने के बाद 35 आ गया, निश्चित रूप से ये 5 से कटेगा। हो सकता है ये 3 से भी कट सकता था, पर आप जोड़ लीजिए। 5 और 3 जोड़ने पर कितना आया? 8। यदि 8 आया तो इसका अर्थ है कि ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम फिर से इसको 5 से काटेंगे। 5 सते 35 और 7 केवल 7 से कटता है तो आ गया 1। और अगर हमको इस तरह लिखना पड़े 140 को तो लिख देंगे 140 को लिख सकते हो आप 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये पहले का जवाब हो गया, पहले का आंसर हो गया, ठीक है। और गुणा 7, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहले सवाल का आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं, 156 दे रखा है ना। 156 को करते हैं अभाज्य गुणनखंड से। 156 का निकालेंगे, लास्ट में कितना दिख रहा है? 6। लास्ट में 6 दिख रहा है ना, तो इसका अर्थ ये है कि अगर 6 दिख जाए, 0 2 4 6, यदि ये संख्याएं दिख जाती हैं तो 8, तो आप 2 से काट सकते हैं। 2 सते 14, बचा कितना? 1, ये बन गया 16, 2 8 16। फिर आप चाहो तो 8 दिख गया ना, तो फिर 2 से काट सकते हो। देखो 2 से काट दिए, 2 तिहाई 6, बचा कितना? 1, और 1 इसके साथ गया तो बन गया 18, ये बन गया 39। और अभी ये 3 से कट सकता है। 9 3 12, 12 3 से कटता है। जब 12 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगा। 3 से काट दिए तो ये आ गया 13, और इस बार ये केवल 13 से कटेगा, तो 13 एकम में 13। ये संख्या इसके अभाज्य गुणनखंड हो गई। आप इसको लिख सकते हैं 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया 156 का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 38 और 25 दिया गया है, तो 38, 38 और 25 यदि हम इसका निकालते हैं, एक बार इसको देखते हैं तो आखिरी में 5 है। यदि इसका इकाई का अंक 5 है तो ये निश्चित रूप से 5 से कट जाएगा। लेकिन अगर 5 से कट जाएगा उससे पहले हम एक बार इसको 3 से ट्राई कर लेते हैं। कैसे मिलाएंगे? 5 2 7, 7 3 10, 10 8 18। अगर 18 आ गया तो 18 3 से कट जाता है, 3 छके 18, तो इसको भी हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। 3 से काट के ट्राई करेंगे। 3 एका में 3 और 3 दूना 6, बचा कितना? 2 22, 3 सते 21, बचा कितना? 1 15, 3 बचे 15। आगे एक बार फिर से 3 से देख लेते हैं, मिला लेते हैं। हम काट के नहीं देखेंगे, हम पहले अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से कटने लायक हो तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 5 7 5 12, 12 और 3 15, 15 3 से कटता है तो ये भी 3 से कटेगा। इसको 3 से काट दो, 3 चौके 12, इसके बाद 3 दूना 6, 1 बचा 3 बचे 15, आ गया 425। अब हमको लगता है कि ये 3 से नहीं कटेगा। 4 2 6, 6 5 11, अब 3 से नहीं कटेगा। यदि इसका इकाई का अंक 5 है तो हम 5 से मिलाएंगे, और जब 5 से मिलाएंगे तो 5 से काट दिए, 5 8 40, बचा कितना? 2, 2 इधर गया 25, तो 5 बचे 25, और फिर से 5 से काटेगा, काट सकते हैं इसको। 5 एका में 5, बचा कितना? 3 35, 5 सते 35, और आखिरी कटेगा 17 से, और आ गया 1। और इसके बाद जो है हम एक काम करते हैं कि इसको लिख देंगे आंसर के रूप में 38 और 25 को। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 38 और 25 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड का आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद सवाल दिया गया 5005, 5005। इसको भी कर देते हैं, 5005 को करते हैं तो ये हो जाएगा, 5 से काट दिए, और 5 एकम 5, 2 जीरो रहने दो, 5 एकम 5,
इसके बाद ये कितने से कटेगा, 1001, 1001, ठीक है। ये कितने से कट सकता है, मिलाना पड़ेगा। पर रुका सवाल, ठीक है। ये दूसरा सवाल ये है, कह रहा है 510 और 92 का करना क्या है, पहले इसका निकालना है एलसीएम, फिर इसका निकालना है एचसीएफ, फिर एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करना है, और गुणा करके इन दोनों संख्याओं का भी आपस में गुणा करना है, और देखना है क्या एलसीएम का गुणा एचसीएफ से और इन संख्याओं का आपस में गुणा आपस में बराबर है या नहीं, ठीक है। पहले इसका निकालते हैं, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 510 का। तो 510 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमको लास्ट में 0 दिख गया, फिर तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 0 दिख गया तो 2 से काट दो तुरंत, 2 दूना 4, 1 बचा 11, 2 बचे 10, 1 बचा 10, 2 बचे 10। इसके बाद अगर इसको देखो तो ऐसे तो आखिरी में इकाई का अंक 5 है, तो 5 से तो कट जाएगा, लेकिन एक बार हम 3 से भी मिला लेते हैं, 5 5 10, 10 और 2 12। अगर इन संख्याओं का योगफल 12 आ गया तो इसका मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो पहले हम 3 से कर देते हैं। 3 सते 21, 3 8 24, ज्यादा हो गया नहीं, 3 8 24 जा सकता है, 3 8 24 बचा 1, 15, 3 बचे 15। और फिर अब 5 से करोगे, क्योंकि 8 और 5 13, अब 3 से कटेगा नहीं है, तो 8 और 5 13, 85 से कर, 85 को 5 से काट दीजिए, 5 एका में 5 बचा कितना 3 35, 5 सत्ते 35, और 17 तो वैसे भी अभाज्य संख्या है, 17 को केवल आप 17 से काट सकते हैं, तो ये आ गया 1। ये इसके आगे अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंडों को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 510 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे में 17, ये हो गया 510 का। इसके बाद बारी है 92 की, 92 को भी निकाल दो इसी प्रकार से, 92 इसको हम निकालते हैं। इसके भी आखिरी इकाई का अंक हमको 2 दिख रहा है, और इकाई का अंक 0 2 4 6 8 दिख जाए तो सोचना नहीं, सिर्फ 2 से काट दो, 2 चौके 8, बचा कितना 1, 12, 2 छके 12, फिर से 6 दिख गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 23 होती है अभाज्य संख्या, तो 23 को 23 से निपटा दो, ये आ गया 1, ठीक है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि 92 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 23 का। और हमको अब निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, तो हम निकालेंगे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन हो वही एचसीएफ है। यहाँ 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो 2 लिख दो, हमने 2 लिख दिया, और मल्टीप्लाई, अगर कुछ हो कॉमन तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं, यहाँ 23, इसमें 23 नहीं, बाकी कुछ कॉमन नहीं, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं। एचसीएफ हो गया 2, हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब आ रही है एलसीएम की, तो एलसीएम क्या बोलता है, एलसीएम में जो कॉमन हो वो भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। कॉमन तो केवल एक संख्या थी 2, तो पहले उसी को लिख दो 2, और गुणे में 2 और 23, 3 5 17, ये सब कॉमन नहीं है, तो इन सबको भी लिख दो। तो पहले आप एक काम करो, 2 लिख दिए, ठीक है, फिर गुणा में 23, 3 लिख दो, 3 भी लिख दिए, 5 है तो 5 भी लिख दो, और फिर 17 है तो 17 भी लिख दो, और आखिरी में 23 भी है तो 23 लिख दो। ये वो सारी संख्याएं हैं जो कॉमन नहीं है, ठीक है। अब ये वो सारी संख्याएं हैं जो कॉमन नहीं है, और इन सभी का भी आपस में हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 23460, 23460, ये इसका हो गया एलसीएम। यदि हम सभी संख्याओं का गुणा यहाँ बोर्ड पे करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। 23460 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब हो गया एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया। अब हमको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणा और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आपस में बराबर होना चाहिए, अर्थात यही करने को कह रहा है कि दिखाओ एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या कर दो। एलसीएम आया है 23460 गुणे में एचसीएफ आया है 2, ये बराबर होना चाहिए पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92 मतलब 92। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करके देख लेते हैं कितना आएगा, ठीक है।
गुणा कर दिए। देखो गुणा करने पर आया 23,460 का गुणा जब हम 2 में करते हैं तो ये हो जाएगा 23,460 का 46,920। इसका करेंगे तो 46,920 और 510 का गुणा जब 92 करते हैं ये भी आएगा 46,920। यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर है। यदि ये पोर्शन ना नीचे दिख रहा हो तो आप उसको ऊपर से अपने आप से खुद से स्वयं से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। का तीसरा सवाल है, कह रहा है कि 336 और 54, ठीक है, इसका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, आपस में गुणा करना है, फिर इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है और देखना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आपस में गुणनफल के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो 336 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 सवाल को आराम से किया जा चुका है, थोड़ा जल्दी हो तो परेशान नहीं, आप चाहो तो वीडियो धीमा करके देख सकते हो। लास्ट में 6 दिख गया तो 2, 2 एका में 2, 1 बचा 13, 2 छके 12, 1 2 8 16, फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम, 3 सते 21 और 7 एक्का में 7। ये हो गया 336 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और इसके बाद 54 का देख लेते हैं। 54 के जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो पहले लास्ट में 4 दिख रहा ना, इकाई का अंक 4 है तो 2 से काट सकते हैं, 2 से काट दिए तो 2 दूना 4 बचा 1 14, 2 सत्ते 14 और फिर 3 सत्ते 21, 3 8 24, 3 9 27 और फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 एका में 3। 54 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, देखते हैं 336 को आप लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 बार, 3 और 1 4 बार और फिर 3 और 7, 3 और 7 लिख दिए। और आप 54 को लिख सकते हो 2 गुणा में 3 और गुणे 7। 54 को लिख सकते हो 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 54 को लिख दीजिए। HCF पहले निकालते हैं, लिख दिए HCF। HCF बराबर हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है तो एक बार लिख दो 2 और गुणा में यहाँ पर इसके बाद और कोई 2 इसमें नहीं है, इसमें एक बार 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो हो गया 3, 2 3 6। HCF का मान आ गया 6, HCF बराबर हो गया 6। ठीक, LCM निकालते हैं। LCM बराबर हो जाएगा, अब जो कॉमन नहीं भी है वो भी लेंगे। पहले कॉमन था 2 गुणे 3, ये लिख दिए और इसके बाद गुणा में 3 और 3 यहाँ पर है, 3 और 3 यहाँ से लिख दिए और इसमें से क्या बचता है 2 2 2 और 7, ये हो जाएगा गुणा में 2 2 2 और 7 और इसका गुणा करते हैं तो 2 यानी 6 6 3 18, 18 54 और इधर से 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। इसका गुणा करने पर आ जाएगा 30 24। ठीक है, 3024, इसका गुणा करने पर आ जाता है 30 24। इसका मतलब एलसीएम बराबर हो गया 30 24, 3024। अब जरा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके और इन संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। एलसीएम गुणे एचसीएफ मतलब लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ये हो जाएगा लस आया 30 24 गुणे मस आया 6, ये बराबर होनी चाहिए। पहली संख्या है 336 गुणे दूसरी संख्या है 54 और जब हम 30 और इसका गुणा करते हैं 6 चौके 24 को 4 हासिल, 2 6 दूनी 12 14 को 4 हासिल, 1 और ये 0 1 और फिर 6 18 18 144 18144 और इधर भी हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 18144 मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर है राइट हैंड साइड। ये हमारा आंसर। सॉल्व नंबर 3 कह रहा है, 2 सवाल आपको लिख चुके होंगे। सवाल नंबर 3 देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यह आसान प्रश्न हुआ क्योंकि इसमें केवल HCF और LCM ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका निकालते हैं। पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। ठीक है, ये सवाल थोड़ा तेज हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, 12
इसका निकालते हैं तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 15 का यदि आप निकालेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5, और 21 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 3 सते 21 और 7 एकम 7, आप लिख सकते हैं 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और फिर 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। हमको निकालना है पहले एलसीएम। अगर एचसीएफ इसका पहले निकालते हैं, मान लीजिए एचसीएफ निकाल देंगे, जो तीनों में कॉमन होगा वो होगा एचसीएफ। 2 यहाँ पर है, 2 इसमें कहीं नहीं, इन दोनों में 2 कॉमन हुआ नहीं, 3 3 और 3 तीनों में कॉमन है, अतः एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम देखते हैं, एलसीएम निकालेंगे, जो कॉमन हो वो भी लिख लो, 3 कॉमन है लिख दिए, और जो कॉमन ना हो वो भी लिख दो। 2 देखो, एक 3 तो मैच कर गया है, ये कॉमन था, जो बचा हुआ है 2 2 5 और 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा 3 गुना 6, 6 सते 42 एलसीएम, और 42 गुणे 5 गुना 10 मतलब 420, इसका एलसीएम हो जाएगा 420। ठीक है। तीसरे का सवाल नंबर 2 देखो, 17 23 और 29। ठीक है, 17 23 और 29, अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो सीधी सी बात है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसका एचसीएफ लिख सकते हो 1, क्योंकि 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है। और रही बात एलसीएम की, तो एलसीएम इसका क्या होगा, जब ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका आपस में गुणा ही इसका एलसीएम होगा, तो अर्थात 17 गुणे 23 गुणे 29, ये हो जाएगा 17 23 और 29 का जब हम गुणा करते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा इसका गुणा कर, अगर इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 11 है 339। ठीक है, 11,339, ये इसका एलसीएम हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया, और ये एक इसका एचसीएफ हो गया। यानी चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ। तो पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 9 के निकाल दो, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, और 25 के निकाल दो, तो 5 पचे 25 और 5 एकम 5। आप लिखना चाहो तो 8 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को लिख सकते हो 3 गुणे 3, और 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5। जो इनमें से कॉमन होगा वो होगा एचसीएफ। यहाँ पर हमको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, इसमें सब 2 है, इसमें 3 और इसमें 5। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा ऊपर दे देते हैं तो 25 को देखो 5 गुणे 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1, और एलसीएम बराबर हो जाएगा इन सभी संख्याओं का गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, और आखिरी है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, और इन सभी संख्याओं का गुणा करने पर आ जाएगा 1800 इसका एलसीएम। ये रहा आपका एचसीएफ और एलसीएम आंसर। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं, क्या दिया है बच्चों। एचसीएफ 306 और 657, इसका एचसीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है 9, और कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, कितने का 306 और 657 का। ठीक है, तो आपको पता है कि लस गुणे मस ये बराबर होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो आगे देखिएगा, हल लिख लेते हैं इसका। लस हमको निकालना है, एलसीएम निकालना ही है, मस दे रखा है 9, तो हम लिख सकते हैं पहली संख्या कितनी है 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 657, और ये है लस, ये तो हमको निकालना ही है, और गुणे मस की जगह दे रखा है 9। ठीक है, हमको लस चाहिए तो लस को अकेला छोड़ दो, इसको इस तरफ रहने दो, और इसके बाद मस को भेज दो दाहिनी तरफ, तो 306 गुणे
657/9। आप चाहो तो इसको 9 से काट सकते हो, छोटा हो जाएगा, 9 से काट दो, ये हो जाएगा 306 गुणे 9 बचे 45, 9 छके 54, 9 सत्ते 63 और बचा कितना 2 27, 9 त्रिक 27। ये हो गया 306 गुणे 73 और 306 गुणे 73 करने पर आता है 22 33 8। ये हो गया लसा बराबर। तो एलसीएम हमको निकालना था और ये इसका एलसीएम हो गया, यही आपका आंसर है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पढ़ने में ये थोड़ा सा अटपटा सवाल है, ठीक है, लेकिन इसको करना आसान है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है। क्या कह रहा है देखिएगा, तरीका हम बता रहे हैं आपको। कह रहा है कि 6 के घाते n क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। अच्छा, यदि 6 के घाते n 0 पर समाप्त होगा, यदि 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, तब निश्चित रूप से निश्चित रूप से 6 के घाते n संख्या 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। क्यों 5 से विभाजित होगी? क्योंकि 6 के घाते n का अगर इकाई का अंक शून्य आएगा तो शून्य जिसके इकाई का अंक रहता है वो 5 से कट जाता है। जैसे देखिएगा कहीं लिखा हो 10, इकाई का अंक शून्य है ना, तो ये 5 से कट जाता है। कहीं लिखा हो 100, इकाई का अंक शून्य है ना, तो ये भी 5 से कट जाता है। तो यदि 6 के घाते n का मान, इकाई का अंक शून्य पर समाप्त होगा तो वो भी 5 से कट जाएगा। और यदि 5 से कट जाएगा तो ये 6 के गुणनखंड में, तो 6 के गुणनखंड में 5 आना चाहिए, 6 के गुणनखंड में 5 होना चाहिए, 5 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। जबकि 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के गुणनखंड होते हैं 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, और इसमें 5 नहीं आता। जब 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आता तो निश्चित रूप से ये 6 के घाते n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। पहला तरीका ये हो सकता है, आप लिख सकते हैं, अतः 6 के घाते n जो है संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती, शून्य पर समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। ये तो पहली बात हो गई, एक तरीका हो गया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जब चाहो 6 के घाते n में n बराबर, 6 के घाते n में n बराबर 1 2 3 4 रखकर देख लीजिए। तो 6 के घाते 1 बराबर उत्तर आएगा 6, 6 के घाते 2 तो उत्तर आएगा 36, और 6 के घाते 3 तो ये आएगा 216। इस तरह से आप देखेंगे तो इकाई का अंक केवल 6 आ रहा है इसमें, n का मान कोई प्राकृतिक संख्या रखने पर। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्यों 6 के घाते n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए समाप्त नहीं होगा क्योंकि 6 का जो गुणनखंड होता है वो केवल 2 गुणे 3 है, 3 गुणे 2 है, इसलिए समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं, क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं, कोई संख्या भाज्य संख्या क्यों होती है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 12, तो 12 का जो गुणनखंड होता है 4 गुणे 3 हो सकता है, 2 गुणे 3 हो सकता है। तो निश्चित रूप से इससे भी, इससे भी, इससे और इससे, इन सबसे 12 कट जाएगा, तो 12 एक भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, ऐसे इसको भी ऐसे करते हैं। देखिए क्या कह रहा है
कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, इसको अगर हम हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 गुणे 11 और गुणे 11, इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1001, इतना गुणा करने को और प्लस 13, तो ये हो जाएगा 1014। और 1014 के अगर हम गुणनखंड करते हैं इसके 1014 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1014 को गुणनखंड के रूप में अगर हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, इस तरह लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से 1014 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 1 5 1 6, 3 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो अतः जो है ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक इसी तरह से उसको भी करना है, ठीक है, इसको भी देख लेंगे। इन सब का गुणा करने पर और जोड़ने पर करते हैं इन सभी का, ये आ जाएगा 5040, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 5040 और प्लस 5, ये हो जाएगा आगे 5045। और अगर 5045 के हम गुणनखंड करते हैं, 5045 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। तो निश्चित रूप से 5 से भी ये कट जाएगा और 1009 से भी कट जाएगा। अतः ये बना किससे, इसी से। तो जब ये दोनों से कट जाएगा तो ये पूरे क्या है, भाज्य संख्या है, लिख सकते हैं। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, पथ मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया को एक राउंड मारने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक राउंड मारने में 12 मिनट लगते हैं। पूछ रहा है कि अगर एक साथ वो चलना शुरू कर दे, दौड़ना शुरू कर दे, तो फिर वो दोबारा कब से एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए क्या करते हैं, जो समय दिया हो 18 और 12, इन दोनों का आप एलसीएम निकाल दीजिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि लास्ट में 8 था तो आप 2 से काट सकते हैं, 2 9 18 और 2 6 12। इस समय फिर से आप चाहो तो 2 से काट दो, 9 तो कटेगा नहीं, पर 2 3 6 ये कट जाएगा। और फिर अब चाहो 3 से काटो तो इन 3 का 9 और 3 1 कम 3, फिर 3 से काट दोगे तो आ जाएगा 1 और 1, ये हो जाएगा लस। अगर इसका निकाल रहे हो तो लस बराबर आ जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 3, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा इसका लस है 36। जो लस आता है यही इसका आंसर है। 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वो दोबारा एक ही जगह पर मिल जाएंगे। देखते हैं कैसे, देखिए 36, मान लीजिए कि ये कोई राउंड ऐसा गोलाकार पथ है, ये गोलाकार पथ है, यहाँ से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, 36 मिनट बाद मिलना होगा। 36 मिनट बाद हम बोल रहे हैं कि 36 मिनट बाद वो दोबारा मिल जाएंगे, 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। यहाँ से चलना शुरू किए, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, 18 मिनट में सोनिया लगाती है, तो 18 के 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट में वो 2 चक्कर लगाएगी। और जस्ट 12 मिनट में वो रवि दौड़ता है, तो 12 के 12 एक चक्कर, 12 दूनी 24 2 चक्कर और 12 तिहां 36 3 चक्कर। जब ये 2 चक्कर पूरा करेगी सोनिया, उस समय रवि 3 चक्कर पूरा कर रहा होगा और वो फिर से यहाँ पर साथ होंगे, तो 36 मिनट बाद वो फिर से साथ हो जाएंगे। ठीक, नोट कर लीजिए।